अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, और वो है पाकिस्तान में जो बनने वाले इन्वर्टर हैं, जिनको हम देसी इन्वर्टर या लोकल इन्वर्टर कहते हैं। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि देसी लोकल इन्वर्टर के बारे में वीडियो बनाएं और उसके बारे में हमें मालूमात प्रोवाइड की जाएं, क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। मार्केट में ये इन्वर्टर बहुत सस्ते बिक रहे हैं, इसके साथ बैटरी भी नहीं लगती, और ये इन्वर्टर जो है डायरेक्ट सोलर पैनल लगा के आपको 220 वोल्ट जो है इससे मिल जाते हैं। लेकिन लोग परेशान हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ये ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इसमें कंप्लेन भी बता रहे हैं। बहुत से लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये ख़राब हो जाता है, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनका ये सोलर इन्वर्टर अच्छा चल रहा है। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, हमें कौन सा लोकल देसी सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए, कितना लोड वो उठा पाएगा, कितना लोड हमारा चला पाएगा, कितने का हमें लेना चाहिए, कितने किलोवाट का लेना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि तमाम लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकल देसी सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में मौजूद हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं। लाहौर में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गुजरावाला में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फैसलाबाद में बन रहे हैं, रावलपिंडी में भी कुछ लोग बना रहे हैं, मतलब कुछ कराची में भी लोग बना रहे हैं। यानी मुख्तलिफ जगहों पे ये सोलर इन्वर्टर बन रहे हैं। कुछ अपनी शॉप पे जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो खुद से बना रहे हैं। कुछ जो है वो उन्होंने फैक्ट्रीज़ इसकी लगा ली हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत अच्छा घर में चल रहा है, मैंने कई महीनों से वो चला रहे हैं, 4 से 6 महीने से चला रहे हैं। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो लाते साथ ही ख़राब हो गया। फिर हम दुकानदार के पास लेके गए तो उसने वापस भी नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कि इसकी वारंटी नहीं होती। इस तरह की कंप्लेंट्स भी मार्केट में मौजूद हैं। अब कंप्लेंट्स भी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं सही भी चल रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आया करें क्या, कौन सा परचेज़ करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको देख कर ये परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, जब आप मार्केट में देसी लोकल सोलर इन्वर्टर की तरफ जाते हैं और चाइनीज़ मेड इन्वर्टर नहीं ख़रीदना चाहते क्योंकि वो लाखों रुपए के हैं और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और पाकिस्तानी मेड इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये बातें अगर उसमें मौजूद हैं तो फिर वो आपको ख़रीदना चाहिए। और उसको फिर ख़रीद तो लिया, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन पहले कौन सा ख़रीदना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जब आप देसी लोकल इन्वर्टर आपने ख़रीदने जाना है तो आपने उसको, उसके जो पेज लगे होते हैं वो खोल के उसको चेक करना है, उसका PCB। मतलब आप उसे शॉपकीपर को कहेंगे कि भाई मैं इसको खोल के चेक करूँगा, क्योंकि वारंटी आप दे नहीं रहे हैं तो मैं इसे खोल के चेक करूँगा। अगर मुझे इसमें कंपोनेंट्स अच्छे लगे, नज़र आए, इसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो मैं आपसे ये ले लूँगा। ये आपने बात करनी है। तो जब आपने वो स्क्रू खोलने हैं, स्क्रू खोल के आपने अंदर देखना है। सबसे पहले जो क्वालिटी चेक करनी है PCB की। PCB जो है वो बिल्कुल, अगर उसके प्रिंट अच्छे ना हो, लोकल मेड लग रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि जैसे बिल्कुल हाथ से काम हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एक पता लग जाता है जब आप चीज़ को देखेंगे तो एक अच्छा बोर्ड और एक नकारा बोर्ड, लो क्वालिटी बोर्ड भी बिल्कुल वाज़े हो जाता है। तो आपने सबसे पहले उसकी बोर्ड की क्वालिटी चेक करनी है। नंबर 2, उसके अंदर कैपेसिटर कितने लगे हैं, क्योंकि बाद लोग यहाँ कहते हैं कि सोलर इन्वर्टर जो है वो 10 किलोवाट का मार्केट में लोग, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, कुछ लोग मार्केट में 4 अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4 IGBTs लगी हुई हैं, और उसके अंदर 1 कॉइल लगी हुई है, और वही कह रहे हैं कि ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। और 10 किलोवाट का, भोले भाले लोग जो हैं वो 10 किलोवाट के पैसे देकर वो इन्वर्टर ले लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये भी हो रहा है मार्केट में। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब अच्छा जो काम कर रहे हैं वो उसमें 4 कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं, उसमें 6 कैपेसिटर लगा रहे हैं। IGBTs उसमें जो हैं वो 4 नहीं लगा रहे हैं, 8 और 16 लगा रहे हैं। सबसे अच्छा इन्वर्टर तो वो होता है जिसने लोड उठाना हो, AC वगैरह आपने अगर हैवी लोड उस पर थोड़ा चलाना हो, एक AC चलाना हो, साथ उसने कोई आयरन वगैरह चलानी हो, तो फिर इस तरह का आपको IGBT कम से कम 16 होने चाहिए। 16 IGBTs लगे हों उसके अंदर। उसके अंदर एक बड़ा कॉइल लगे हो या 2 कॉइल लगे हों। कॉइल चाहे 1 हो या 2, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉइल 2 हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर बात है कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर जो हैं वो 6 होते हैं उसमें। जो अच्छा होता है इन्वर्टर, उसमें 4 नहीं 6 बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। 6 कैपेसिटर, 1 या 2 कॉइल, और 7 IGBTs अगर 16 लगे हों तो वो बेहतर है, वो आपका हैवी लोड उठा लेता है।
पहली बात आपने ये चीज़ देखनी है। अब कौन सा नहीं ख़रीदना वो भी बताता हूँ। जो नहीं ख़रीदना, अगर 4 IGBT लगे हैं, एक कॉइल छोटी सी लगी हुई है और 7 कैपेसिटर 3 हैं या 4 हैं, इस तरह का इन्वर्टर जो 7 किलोवाट का करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये आपने नहीं ख़रीदना। ठीक है, ये ऐसा इन्वर्टर है जो कुछ ही दिनों में, बल्कि हो सकता है चंद घंटों में ख़राब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप समझेंगे कि वो 7 किलोवाट का है, क्योंकि उसने तो आपको 7 किलोवाट का करके बेचा है। जब आप उसको ला के 7 किलोवाट का घर में लोड डालने की कोशिश करेंगे तो 7 किलोवाट का लोड उसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर आप वापडा शेयरिंग वाला इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक कंपोनेंट और चेक करना है, और वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप देख सकते हैं कि ये वापडा शेयरिंग वाला इन्वर्टर है, इसमें 2 ब्रिज रेक्टिफायर्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर वापडा शेयरिंग वाला इन्वर्टर नहीं है तो उसमें ब्रिज रेक्टिफायर 1 होगा, और अगर वापडा शेयरिंग वाला इन्वर्टर है तो उसमें 2 होंगे। 2 का मकसद ये होगा कि एक जो है जब वापडा आप सप्लाई करेंगे तो वो AC को DC बनाने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा जो है वो रिवर्स करंट को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपने देसी सोलर इन्वर्टर परचेज़ करते वक्त इसका भी ख्याल रखना है। अब आप पूछेंगे कितना लोड चलेगा। अगर आपके 16 IGBTs लगे हों और 6 कैपेसिटर वाला इन्वर्टर हो और अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर लगे हों और IGBT की क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, तो फिर आपका वो 3500 वाट का लोड उठा लेता है। मार्केट में उसको 7 kVA कहा जाता है। अब kVA के नाम के ऊपर फ्रॉड होता है, क्योंकि kVA और kW इन दोनों में डिफरेंस है। अब पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट चूंकि आम बंदे को होता नहीं है, तो इसलिए आम बंदे को बेचारे को पता नहीं होता कि ये kVA का और किलोवाट का क्या फ़र्क है। तो वो कहते हैं जी ये 7 किलोवाट का है, हालांकि वो 7 kVA लिखा होता है, किलोवाट करके बेच देते हैं। तो ये ख़रीदने वाला ये समझता है कि जी 7 किलोवाट का पूरा लोड चलेगा, तो वो उसके ऊपर 7 किलोवाट के घर में ला के लोड चलाने की कोशिश करता है, तो वो जल जाता है। होता ये है। फिर बाज़ कात रॉन्ग कनेक्शन की वजह से भी लोकल इन्वर्टर जल सकता है, यानी कि जलने के भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे जल सकता है, क्या मैंने एहतियात करनी है। देखें, एक होता है दिन का टाइम, जिस टाइम 9 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे 9 बजे, उस वक्त आपने इसके ऊपर हैवी लोड नहीं डालना। शाम को 3 बजे के बाद भी इसके ऊपर हैवी लोड नहीं डालना। ये जो लोकल देसी इन्वर्टर है, ये आपके पीक आवर्स के लिए बगैर बैटरी के जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट वापडा शेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल सोर्स पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने सिर्फ पीक आवर्स के अंदर इस पर लोड डालना है, और लोड उतना डालना है जितने आपने पैनल्स लगाए हैं। अब कम से कम इसके साथ 8 सोलर पैनल लगाए जाते हैं, याद रखें, क्योंकि जितनी DC वोल्टेज जो है वो बनती है उस हिसाब से ही आगे वो लोड ड्राइव करता है। अब होता ये है कि जब लोड इस पर हैवी डाला जाता है, इनमें कंप्लेन ये आती है कि जब उसमें कंपोनेंट्स अच्छे ना लगे हों, तो जैसे ही आप उसके ऊपर हैवी लोड डालते हैं तो वो अपनी वोल्टेज को ड्रॉप करता है। DC वोल्टेज जो सोलर की तरफ से आ रहे हैं उसको ड्रॉप करता है और लोड को ट्रिप कर देता है, और बाज़ इन्वर्टर जो हैं वो जल जाते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जलने के। बाज़ का तो ऐसा होता है कि उसकी जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं बनाया होता, अंदर कंपोनेंट्स अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन साथ जो उसमें फ़ैन्स होने चाहिए, कूलिंग फ़ैन्स होने चाहिए, वो नहीं प्रॉपर लगाए हुए, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए, उनमें से कोई फ़ैन ख़राब हो गया, क्योंकि इसकी आवाज़ होती है, या आप बिल्कुल अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर 2 फ़ैन एटलीस्ट लगे हुए होते हैं, उस फ़ैन की आवाज़ होती है। तो एक तो इसमें नॉइज़ वाला फैक्टर भी मौजूद है। फिर इसमें 2 किस्म के आ रहे हैं, एक है वापडा शेयरिंग के साथ और एक है विदाउट वापडा शेयरिंग। इनमें से बेहतर कौन सा है? जो विदाउट वापडा शेयरिंग है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जिसमें सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं, PV इन और 220 वोल्ट आउट, यानी सोलर दें और 220 लें, कोई वापडा शेयरिंग नहीं है। और ये जो इन्वर्टर है ये आपको पीक आवर्स में इसके ऊपर हैवी लोड डालना चाहिए, दिन के स्टार्ट में और इवनिंग में 3 बजे के बाद, और सुबह 8, 9 बजे 10 बजे आपने इसके ऊपर हैवी लोड नहीं डालना। इसका चलाने का ये तरीका है। पीक टाइम में इसके ऊपर उतना लोड डालना जितने पैनल लगे हैं। अगर 8 पैनल लगे हैं तो आप इसके ऊपर एक AC चला सकते हैं पीक आवर्स में। अब बात करते हैं कि वापडा शेयरिंग का क्या प्रॉब्लम है। वापडा शेयरिंग जो है उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रॉपर वापडा शेयरिंग नहीं हो रही जैसे वापडा शेयरिंग होनी चाहिए। अब ये वापडा शेयरिंग का मसला तो अभी चाइनीज़ इन्वर्टर्स में भी आ रहा है, तो अभी तो ये पाकिस्तान में बनना शुरू हुए हैं, अभी चंद माह हुए हैं, तो अभी एकदम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। वापडा शेयरिंग का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है वो है 12 AC एम्पेयर का, 12 एम्पेयर का लोड आपका है जो आप चलाना चाहते हैं। प्रोडक्शन अगर आपकी हो रही है फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर, तो उसको क्या करना चाहिए? 2 एम्पेयर जो है वो कहाँ से लेने चाहिए? वापडा से। वो लेता है 2 एम्पेयर वापडा से लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाए, 50% पे आ जाए, यानी कि 12 एम्पेयर आपको रिक्वायर्ड है, 12 एम्पेयर का आप लोड चलाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से प्रोडक्शन जो सोलर पैनल की तरफ से आ रही है वो 6 एम्पेयर आ रही है, और उसको क्या करना चाहिए कि वो 6 एम्पेयर जो है वो सोलर से ले और 6 एम्पेयर जो है वापडा से ले, लेकिन वो पूरे 6 एम्पेयर वापडा से नहीं लेता, वापडा से ज़्यादा लेता है।
یہ پرابلم ہے وابڈا شیئرنگ کی. یہ وابڈا شیئرنگ کی پرابلم بہت سارے انورٹرز میں موجود ہیں اور ابھی مکمل طور پہ 100% سالو نہیں ہوئی. ہاں اینی ویز جو وداؤٹ وابڈا شیئرنگ انورٹرز ہیں دیسی انورٹرز وہ آپ لیں. اس کو آپ جیسے میں نے طریقہ بتایا پیک آورز میں ویسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. کم سے کم 8 سولر پینل اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے کیپیسٹر دیکھنے ہیں, IGBTs دیکھنے ہیں, کوائلز دیکھنی ہیں, PCB کی کوالٹی دیکھنی ہے. اگر یہ ساری چیزیں پوری ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. وینٹیلیشن سسٹم بھی اس کے اندر دیکھنا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں پہ کوئی جگاڑ کام نہ ہوا ہوا, یعنی ایسا کام نہ ہوا ہوا کہ بھائی کیبل ٹائی ساتھ پہ لگی ہوئی ہے, بس چیزوں کو ایسے لگایا ہوا ہے کہ اگر وہ ٹریول کے دوران ہی جناب وہ چیزیں ہل جائیں اور گھر جا کے جناب لگاتے ساتھ ہی وہ پٹاخہ مار دے اور اس میں سے دھوئیں نکل رہے ہوں. تو اس طرح کا کام آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس کو. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کھول کے چیک کرنا ہے. جب آپ اسے کھلوا کے چیک کریں گے تو آپ کو اس کی بلڈ کوالٹی کا اندازہ ہوگا. تو یہ جو جتنے پوائنٹس میں نے ٹیکنیکل بتائے ہیں یہ آپ نے وہاں پہ چیک کرنے ہیں. لیکن خیال آپ نے کہاں کرنا ہے, سولر انورٹر کو جلنے سے اگر بچانا ہے تو خیال کہاں کرنا ہے کہ وہی مارننگ, جب ارلی مارننگ ہوگی وہاں پہ ہیوی لوڈ نہیں ڈالنا, اور جب ایوننگ ہوگی تب ہیوی لوڈ نہیں ڈالنا, کلاؤڈی ویدر ہوگا تب ہیوی لوڈ نہیں ڈالنا. یعنی آپ نے ویدر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر ویدر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ویدر کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے انورٹر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اتنا لوڈ چلائیں جتنا جو ہے وہ آپ پروڈکشن آپ کی ہو رہی ہے. اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ لوکل دیسی انورٹر جو ہے وہ آپ کے لیے کامیاب رہے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, کیونکہ اس میں بیٹری کا خرچہ نہیں ہوتا. البتہ بیٹری کے کچھ فائدے بھی ہیں, کیونکہ اگر بیٹری ہو تو پھر آپ کو کلاؤڈی ویدر میں وابڈا شیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. جتنی بھی ایڈیشنل انرجی چاہیے ہوتی ہے انورٹر جو ہے وہ بیٹری سے لے لیتا ہے. لیکن لوکل میڈ جو دیسی انورٹر ہیں ان کا بیسیکلی مین چیز یہی ہے کہ اس میں بیٹری نہیں ہوتی, بیٹری کا آپشن ہی نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اگر شیئرنگ یا تو نہیں کریں گے یا کریں گے, اگر شیئرنگ کریں گے تو وابڈا کے ساتھ کریں گے, نہیں کریں گے تو صرف ایک ہی سورس ہوگا سولر. تو 2 سورس ہونا ظاہر ہے بہتر ہوتا ہے. وابڈا شیئرنگ ہونا بہتر ہوتی ہے کہ جتنی بھی اگر کلاؤڈی ویدر آ گیا ہے تو وہ وابڈا سے شیئر کر لے. لیکن اگر انورٹر سے آپ زیادہ وابڈا شیئرنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور پروڈکشن بالکل کم ہوگی, فار ایگزامپل بالکل رینی ویدر ہے, زیادہ کلاؤڈی ویدر ہے اور آپ لوڈ چلا رہے ہیں اس کے اوپر ایک AC کا, یا اس کے اوپر لوڈ چلا رہے ہیں ایک آئرن کا, زیادہ آپ نے لوڈ ڈال دیا اس کے اوپر, تو پھر وہاں پر پرابلم بنتی ہے. تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ استعمال کرنے کا طریقہ, اور دوسرا یہ کہ پرچیز کرتے وقت کی جو باتیں خیال رکھنے والی ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب بات کرتے ہیں پرائس کے حوالے سے. دیکھیں جی پرائس جو ہے وہ آپ اس کو اگر کسی سے تیار کرواتے ہیں, کوئی ایکسپرٹ ہے, کوئی بہت ہی الیکٹرانکس ایکسپرٹ ہے, اس سے اگر آپ اس کو خود تیار کرواتے ہیں 16 IGBTs 6 کیپیسٹر کے ساتھ, خود اس کو اچھی بلڈ کوالٹی کے ساتھ, اچھی PCB کے ساتھ اس کو خود آپ تیار کرواتے ہیں کسی ماہر سے, تو اگر وہ 7 کلو واٹ کا انورٹر آپ کو 35,000 کا دے دے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اچھی پرائس ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ آپ کو کچھ نہ کچھ وارنٹی بھی دے دے گا, کیونکہ آپ نے اس کو خود کسی سے تیار کروایا ہے. اگر آپ بنی بنائی چیز مارکیٹ میں پڑی ہے, اس کی وارنٹی بھی کوئی نہیں ہے اور کوالٹی بھی ہلکی ہے, اس طرح کی چیز لے کے آپ پریشان ہوں گے, بعد میں آپ کے ساتھ پرابلمس بنیں گی اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ اس سے اچھا تھا کہ میں چائنیز انورٹر ہی لے لیتا تھوڑے اور پیسے ڈال کے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز کریں تو اس کا پورا آپ کو پہلے ٹیکنیکل اگر تھوڑا نالج ہوگا, اور تو پھر آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ اچھا بہتر فیصلہ کر پائیں گے. اگر کوئی 4 IGBT لگا کے کہہ رہا ہے کہ یہ 10 کلو واٹ کا انورٹر ہے, کوئی اگر صرف 8 IGBT اور 4 کیپیسٹر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 کلو واٹ کا انورٹر ہے یا 7 کلو واٹ کا انورٹر ہے, تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے مارکیٹ میں ہونے والے جو فراڈز ہیں ان سے بچنا ہے, اور ایک وائز ڈیسیجن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے, اور وائز ڈیسیجن تبھی آپ لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہوگا. آئی ہوپ کہ ویورز یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک جو ہے وہ یہ ساری نالج پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ یہ کام کیا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.